हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की जो बुक है संचयन, उसका चैप्टर 3 कल्लू कुमार की ऊना कोठी का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ये सब जो कलर हो रखा है ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ से। तो ये जो चैप्टर है इसमें कवि क्या करते हैं, बताते हैं स्टार्टिंग में कि भाई वो कुछ जल्दी नहीं उठते हैं, बट एक दिन क्या होता है 4 बजे बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है तो उनकी नींद खुल जाती है। फिर उन्हें त्रिपुरा की याद आ जाती है, अपनी जो यात्रा की थी उन्होंने त्रिपुरा की, उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बाँस की पतली सीकें तैयार करना। तो डेली के डेली घर में होने वाले कामों में से एक काम ये है कि ये लोग क्या करते हैं, अगरबत्तियां बनाने के लिए बांस की पतली पतली तीलियां सीके सी तैयार करते हैं। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा से काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले। मतलब यहाँ के जो जिलाधिकारी डीएम थे वो काफ़ी यंग थे, केरल के थे। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत तो मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। तो टीपीएस एक वैरायटी है पोटैटो की और उससे काफ़ी अच्छी फसल होती है। त्रिपुरा में टीपीएस का निर्यात अब ना सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जाता है। तो अब यहाँ से सीड्स काफ़ी सारी जगह बाहर भी भेजे जाते हैं। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गाँव ले जाने को कहा जहाँ टीपीएस की खेती की जाती थी। तो जो कलेक्टर थे उन्होंने अपने एक ऑफिसर को कहा कि इनको लेकर के जाओ, जहाँ पर टीपीएस की खेती होती है वो जगह इन्हें दिखा दो। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊना कोठी में शूटिंग करना पसंद करोगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थ में से एक है। संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ मतलब शिवजी का तीर्थ ऐसी जगह पर जहाँ पर आदिवासी लोग ही रहे हैं। जिला अधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल से में काफ़ी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस तरह का रंग चढ़ चुका था। टीलिया मुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। तो अब इतनी ज़्यादा इन्होंने ट्रैवल कर लिया था, ऐसी ऐसी जगहें चले गए थे तो काफ़ी इनमें कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन जिला अधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतज़ाम किए और यहाँ तक कि ऊना कोठी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। तो जिलाधिकारी ने सारे इंतज़ाम कर दिए और कहा कि मतलब ऊना कोठी में आप लोग लंच भी करिएगा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुंच पाती है। ऊना कोठी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ में से 1 कम। तो ऊना कोठी का मतलब है कि 1 कोटि यानी 1 करोड़ से 1 कम। दंत कथा के अनुसार, यानी कि जो पॉपुलर वो होती है ना कथाएं, उसके अनुसार ऊना कोठी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। मतलब पूरी 1 कोटि यानी कि 1 करोड़ से 1 कम, 1 करोड़ से जस्ट 1 कम मूर्तियां हैं शिव की वहाँ। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। तो 300 वर्षों तक यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी पाल शासन के दौरान। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मथिक को चित्रित करती है। तो एक पहाड़ी पर तो किस तरीके से भगीरथ जो थे उन्होंने तपस्या करी थी और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर के आए थे, उसकी कहानी है। गंगा अवतरण के धक्के से
कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। तो ये कहानी तो शायद आपने सुनी होगी कि गंगा अगर धरती पर आती तो धरती तो ख़त्म हो जाती, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको लिया और फिर धरती पर आने दिया। ये कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो अब पता लग गई। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है इस पहाड़ी में, और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है, तो सबसे बड़ी मूर्ति है भारत में शिव की। पूरे साल बहने वाली एक जल प्रताप पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दश देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। तो आप समझ में आ गया चैप्टर का नाम कि इस मूर्तियों का, जो ये शिव जी की जो मूर्तियां हैं, इसका निर्माता कल्लू कुमार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई यानी कि जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली, मतलब 1 करोड़ से जस्ट 1 कम निकली मूर्ति। कल्लू नाम कि इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात का बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊना कोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। तो जो कल्लू कुमार हैं वो तो जाना चाहते थे शिव जी के साथ कैलाश, बट उन्होंने कहा, शिव जी ने शर्त रखी कि तुम एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियाँ बनाओ। अब कल्लू कुमार लग गए, बट कल्लू कुमार से 1 मूर्ति कम रह गई। बस यही बहाना बना करके शिव जी उसको नहीं ले गए अपने साथ। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊना कोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहाँ से बादल भी घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटते, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ वैसा ही था जैसे मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझ पर एक बार फिर ऊना कोटी पहुंचा दिया। तो ऊना कोटी की यादें क्यों आ गई थी? क्योंकि ऊना कोटी में भी जब ये थे राइटर तो बहुत भयंकर बारिश पड़ी थी, और आज जब ये वाली स्टोरी लिख रहे हैं तो उस जगह पर भी दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये पूरी स्टोरी थी, और स्टोरी का जो टाइटल था ये हमें बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में समझ आया कि स्टोरी का टाइटल ये क्यों रखा गया है। क्या है स्टोरी का टाइटल? कुल्लू कुमार की ऊना कोटी। तो ऊना कोटी एक जगह है और कुल्लू कुमार ने वहाँ पे 1 कोटि मूर्तियाँ बना रखी हैं। 1 कोटि से 1 कम, 1 करोड़ से 1 कम। तो हो गया ये चैप्टर। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।